समझना चाहती हूँ मैं आलोक बंसल सर कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट में एस्केलेट होती हुई टेंशन की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया पर इसका असर है और जगह जगह जहां जहां जंग का मोर्चा खुला हुआ है वो पूरे के पूरे एशिया रीजन को भी इक्वली इंपैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ईरान का स्टैंड, ईरान का अगला मूव क्या कोई आप देखते हैं, या फिलहाल जो मुस्लिम देशों की चुप्पी है इसको आप ऐसे देखते हैं कि सिनवार मरा तो मरा, उसकी लोकप्रियता वैसी ही घट रही थी, यहां तक कि वहां के लोग खुद सिनवार से परेशान थे। एक सर्वे रिपोर्ट भी ये सजेस्ट करती है। तो बहुत ज्यादा इसको क्या इंपॉर्टेंटली ले नहीं रहे हैं ये मुस्लिम देश? सर्वप्रथम पूर्णिमा, मैं राजनयिक नहीं था, तो ये बता दूं मैं पूर्व राजनयिक नहीं हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, बस भू राजनीति का। और जहां तक सवाल सिनवार की हत्या है, ये महत्वपूर्ण इसलिए थी कि सिनवार के बारे में ये माना जाता था कि वो कभी मर नहीं सकता, वो कई बार इजरायली हमलों को एस्केप कर चुका था, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। क्या हम सिनवार के मरने से हमास खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं इस बात से पूरी तरह से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं। हमास एक विचारधारा है और विचारधारा को आप बॉम्बों और बुलेट्स से नहीं जीत सकते, आप गोलियों और बमों से विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते। तो आप चाहे जितना भी कर लें, क्या क्या नेतन्याहू का प्रथम उद्देश्य होस्टेजेस की रिकवरी है? नहीं। अगर होस्टेजेस की रिकवरी होती तो 1 साल पहले कोशिश की गई होती, आज नहीं। 1 साल से ये युद्ध चल रहा है, होस्टेजेस को अगर रिकवरी करनी होती, बंधकों को छुड़ाना होता, तो आप कुछ तो बात करते, कुछ युद्ध होता, कुछ बातचीत होती, कुछ भी नहीं हुआ। अब 1 साल से नेतन्याहू का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, किसी तरीके से गद्दी पर बने रहे। जब उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल खत्म थी और लोअर थी, उनको मालूम था कि जिस दिन युद्ध खत्म हुआ उनकी गद्दी गई। अब उनके सौभाग्य से हिजबुल्लाह के खिलाफ जो उनके हमले हुए वो काफी सफल रहे, और हिजबुल्लाह के नेतृत्व को खत्म करने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी सडनली शूट अप कर गई है। अभी याह्या सिनवार के मरने के बाद एक बहुत बड़ी संभावना थी, अगर नेतन्याहू चाहते तो ये बोल सकते थे कि हमने अपना उद्देश्य खत्म कर लिया और अब हम नेगोशिएट करेंगे, अब हम युद्ध विराम की ओर चलते हैं। लेकिन नहीं, ये उनका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं अगले महीने, और साथ ही साथ वो ये भी जानते हैं कि अगर डेमोक्रेट पार्टी जीत गई तो उनके लिए उनका भविष्य बहुत खतरे में। लेकिन अगर वो इस युद्ध को चुनाव से तुरंत पहले अगर और ज्यादा भयावह कर दें और ज्यादा तेज कर दें, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों में दोनों ही तरफ के समर्थक हैं। जहां विश्वविद्यालयों में एक छात्र बड़ी संख्या में फिलिस्तीन समर्थक हो रहे हैं, वहां यहूदी भी बड़ी संख्या में डेमोक्रेट पार्टी के समर्थक रहे हैं। तो अगर ये युद्ध भयावह होता है तो ये डोनाल्ड ट्रंप की विजय में परिवर्तित हो जाएगा। और इजराइल इस वक्त ये नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से कमला हैरिस इस चुनाव में जीते। तो मुझे लगता है कि नेतन्याहू साहब चुनाव तक इस तरीके के खेल खेलते रहेंगे, और हो सकता और इसीलिए अमेरिका ज्यादा चिंतित है। अगर आपने देखा हो, याह्या सिनवार की हत्या के तुरंत बाद ब्लिंकन जो है इजराइल आए, क्योंकि उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से युद्ध शांत हो जाए। वो नहीं चाहते कि युद्ध इस वक्त बढ़े, तो यही उनकी चेष्टा है। क्या ईरान हमला करेगा? नहीं। ईरान को हमला करना होता है, ईरान पहले कर चुका होता है। ईरान के राष्ट्रपति इस वक्त शांति समर्थक हैं, वो चाहते हैं किसी भी तरीके से हो जाए। उन्होंने जो पिछली बार भी हमला किया, अमेरिका को बता के किया, कोई उसका फर्क नहीं पड़ा, वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए था कि हमने ये हमला कर दिया। कुछ संगठन होते हैं जो नेतृत्व के चारों तरफ आधारित होते हैं, जहां नेतृत्व खत्म होने के बाद संगठन क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है, जैसे एलटीटी था। हिजबुल्लाह काफी हद तक इस तरीके का संगठन था, और आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह की जो ताकत है उसमें काफी कमी हुई है, काफी कमजोर हो गया है हिजबुल्लाह। और इसी कारण इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जो लोकप्रियता है वो बढ़ी है। लेकिन हमास ऐसा और संगठन नहीं है, हमास एक विचारधारा है। फिलिस्तीनी जो है प्रभावित हैं, उनके क्षेत्र पर कब्जा है। मुझे नहीं लगता कि फिलिस्तीनियों को क्या एक्सटर्मिनेट कर सकते हैं। क्योंकि आलोक बंसल साहब, आपने कहा कि हमास एक विचारधारा है, तो फिर तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी है ना। आप अगर खुद ओवरऑल हमास की अगर आप बात करेंगे, तो अगर वहां पर छोटे छोटे गुट पैदा हो जाएंगे तो जो जिस पर भारी पड़ेगा फिर तो राज वही करेगा ना। क्योंकि अगर आप ओवरऑल आप गाजा की बात करें तो उसमें अस्थिरता इसकी तरफ बढ़ेगी। कोई हमास चुनी हुई सरकार तो वहां की थी नहीं ना, एक तरफा शासन एक तरीके से वहां पर चल रहा था।
जी, हमास को वहां पे शासन करने के लिए इजराइल की हुकूमत ही जिम्मेदार थी, क्योंकि वो जो है अपने समझौते को क्रियान्वित नहीं करना चाहते थे। जो 2 स्टेट सॉल्यूशन जिसपे नॉर्वे में समझौता हुआ था उसको नहीं इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे। उन्होंने हमास को फैसिलिटेट किया गाजा पे आधिपत्य जमाने के लिए, जिससे कि फतह की सरकार ना हो, जिसके कि पूरे एक फिलिस्तीन अथॉरिटी से नेगोशिएट ना करना पड़े। ये तो रही बात। और हकीकत तो यह है कि जब हमास ने हमला किया उससे पहले भी वो रिहर्सल कर रहे थे। तो इजरायली सुरक्षा सेनाओं की कमियों को हम उसके ऊपर पर्दा नहीं डाल सकते, लेकिन हाँ, हमास ने आतंकवादी हमला किया, उसको असर मिलना चाहिए था, उसका जवाब मिला, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और हमास को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन हमास को जो नेतन्याहू का उद्देश्य है कि हम हमास को खत्म कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बमों और बंदूकों से आप किसी विचारधारा को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता आपके पास आना चाहूंगी, और मैं जान रही हूँ दीपक वोरा साहब और अनंग मित्तल साहब इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे। जो यूएस का जिक्र अभी बालोक बंसल जी की तरफ से किया गया, उस पर मैं अनंग मित्तल आपका टेक लूंगी और दीपक वोरा साहब भी इस पर काउंटर रखना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले विनोद दत्ता साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कि अब और कौन, मैंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की, फिर अगर आप गाजा में देखेंगे तो इस्लामिक जिहाद, पॉपुलर रेजिस्टेंट कमिटीज, ये लोग भी वहां पर हैं। ऐसे में जाहिर है कि अगर आप एक याया सिनवार की बात करेंगे जिसको खत्म कर दिया गया, डेड मैन वॉकिंग कहा जाता था, गला काट देता था, जो इजराइल का समर्थक होता था, फिर वो फिलिस्तीनी क्यों ना, उसका भी वो गला काट देता था, उसका खत्म होना किसी के लिए प्लस हो सकता है। लेकिन वहां पर ये जो छोटे छोटे समूह हैं जो शायद अपने वर्चस्व की, अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके लिए तो ये अच्छा मौका होगा कि इजराइल के खिलाफत भी करें और इसके साथ साथ अपने आप को मजबूत भी करें। आपका टेक इस पर विनोद दत्ता जी? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जब कोई टॉप लीडरशिप का खात्मा होता है तो उसके बाद जो हियरार्किकल जो ऑर्डर है उसकी दौड़ शुरू हो जाती है। और ऐसी कई तंजीमें हैं जो छोटे छोटे उसके जो ऑफशूट्स हैं, क्योंकि वो भी एक लीडरशिप का ख्वाब अपने दिल में या तवक्को या तमन्ना रखते हैं, और ये उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। और क्योंकि ईरान और इस तरह के जो देश हैं वो उनका समर्थन करेंगे, उनमें से जो नई लीडरशिप उभर के आएगी और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे आपने कहा, क्योंकि एनीबडी हु वील्ड्स अ स्वॉर्ड विल वील्ड द पावर। और आपने देखा होगा कि इन तंजीमों में कोई आप अफगानिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए या कहीं का भी ले लीजिए, कोई पर्सनालिटी ओरिएंटेड कुछ नहीं है। इट इज ओनली जब तक वो पावर है, जब तक वो उसके हाथ में तलवार है, तब तक वो ताकतवर है। तो इस तरह की जो तंजीमें हैं वो अपने आप का अपना जो सर है उसको उठाने की कोशिश करेंगी। लेकिन जैसा अभी एक वक्ता ने बताया था कि साहब अब गाजा वो गाजा नहीं रहा है, क्योंकि आप ये देखिए जिस तरह से गाजा को बिल्कुल जमींदोज कर दिया गया है, और खासकर फेज 1 में जिस तरह से नॉर्थ गाजा को बिल्कुल मटियामेट कर दिया गया था, तो इस तरह से, और इजराइल वहां इतनी जल्दी इनको अब पनपने नहीं देगा। वही चीज वो सदर्न लेबनान में कर रहा है, उसको एक बफर जोन बनाने की कोशिश करेगा। आप हिजबुल्लाह की भी जो लीडरशिप है वो देखिए, उन्होंने टॉप लीडरशिप है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, चाहे वो नसरुल्लाह हो, चाहे अकील हो, अली हो, शकील हो, ये सारे लीडरशिप थी वो बिल्कुल खत्म है। और लोगों में इस तरह का कंफ्यूजन और डर बैठा हुआ है। आप ये देखिए, खमनाई साहब भी हर 7वें 8वें दिन अपनी जो लोकेशन है उसको चेंज कर लेते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरे जो वेस्ट एशिया है उसमें एक खौफ है, और इजराइल का जो परचम है वो लहरा रहा है, और इजराइल ने जो कहा है वो किया है। लेकिन बिल्कुल विनोद दत्ता साहब, लेकिन जो इजराइल की टैक्टिक है उसके बाद लोकेशन कोई क्या रखता है इससे शायद अब फर्क नहीं पड़ता ना। याया सिनवार की जिस तरीके से उसको मौत के घाट उतारा गया, मतलब उसके बाद तो लोकेशन नहीं भी पता हो, तो इजराइल जिस तरीके से अटैक कर रहा है वो एक डर होना लाजमी है। लेकिन आगे उसके क्या, ये किस तरीके से एस्केलेट होता हुआ नजर आएगा? उससे पहले दीपक वोरा साहब आपका एक काउंटर जल्दी से ले लेती हूँ और उसके बाद अनंग मित्तल आपके पास आऊंगे। मैं ज्यादा नहीं काउंटर करूंगा। हमारे जो स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स है, इन्होंने एलटीटी और हिजबुल्लाह को कंपेयर किया है। सर, मैं दोनों जगह रह चुका हूं सर। एलटीटी क्या चाहता था?
Tamil Elam in East and North Sri Lanka. Hezbollah स्थान बनाना ना चाहता था इजराइल में. Hezbollah का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए. We are dedicated to the elimination of Israel. इनको कंपेयर मत करिएगा सर. This is a very superficial comment that you made. थोड़ा सा समझिएगा इसको. मैं तो प्रोफेशनल डिप्लोमेट हूँ बहुत सालों से और मैं जानता हूँ कि इनके बीच में there is no comment. Finally, जो आप इजराइल की बात कर रहे हैं मैम, Israel is fighting for its survival. The other fellows are fighting for the destruction of Israel. मानसिकता जो लोग सर्वाइवल की लड़ रहे हैं वो मानसिकता नहीं बदलेंगे. जो दूसरे हैं उनको बदलनी पड़ेगी. And I don't see it. बट देन आलोक जी पहले आप अपनी बात कर लीजिए. आलोक जी आप जो कहना चाह रहे हैं वोरा साहब के. देखिए, मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि दोनों की विचारधारा से, मैंने दोनों संगठन एक जैसे ही ये बताया था. मैंने ये कहा कि कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो नेतृत्व के ऊपर आधारित होते हैं, जो नेतृत्व उनका बहुत महत्वपूर्ण है. जैसे जेवीपी था एक जमाने में, नेतृत्व खत्म हुआ, जेवीपी डिसइंटीग्रेट हो गया. एलटीटी था, एलटीटी खत्म हो गया. उसी तरीके से ये कह रहा हूं कि हिजबुल्लाह का नेतृत्व खत्म होने के बाद हिजबुल्लाह जो है पहले जैसा संगठन कभी नहीं रहेगा. मैं भी श्रीलंका में कई साल रहा हूं. मैंने भी वहां युद्ध किया है. तो मैं और कुछ कहना नहीं चाहता इससे ज्यादा, क्योंकि राजनयिक लोग ज्यादा जानते हैं, ज्यादा बेहतर समझते हैं. वो लोग कोलंबो में बैठ के ज्यादा जानकारी ग्रहण करते हैं. मैं जाफना और क्या कहते हैं त्रिंकोमली में रहा हूं, तो शायद कम जानता हूं. धन्यवाद. ठीक है. के सिन्हा साहब आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? जी हाँ, देखिए, यदि हम इस तरह से मिक्सअप कर जाएं कि इस्लामिक जिहाद, कट्टरता, वो सारी एक धरे रह गए और हम इसको पूरा का पूरा जियो पॉलिटिकली कि नेतन्याहू साहब रहना चाहते हैं, 1 साल से वो रह रहे हैं, नहीं तो वो कहीं गड्ढे में चले जाते, वो निकल जाते हैं. ये जियो पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है. सबसे बड़ी जो हमारी गलती है इन चीज़ों को यदि हम लोग बैठे, मेरा ऐसा मानना है, ये जियो स्ट्रैटेजिक है. और अमेरिका में भी ये कोई इलेक्शन सिलेक्शन की नहीं है. ये 5 जून नवंबर के अंदर में ये डेमोक्रेसी और ये डेमोक्रेट और रिपब्लिक, ये सब की लड़ाई नहीं है. अमेरिका भी जियो स्ट्रैटेजिकली लड़ता है. वो वेस्ट एशिया में ऐसे नहीं आता. जो करता है वो दिखता नहीं, और जो करता है वो दिखेगा, वो दिखाई देगा जब थर्ड वहां पहुंच जाता है. और वो जब अपना B2 बॉम्बर से मारता हुती को, तब दिखाई देता है. हम लोग यदि बचकानी वाली बातें करें ना, तो हम पूरे जिहाद को, ये ग्लोबल टेररिज्म को एक खटगरे में हम एलटीटी को खड़ा कर दिए. अरे एलटीटी अपनी इलम बनाना चाहता है. हम ये कहेंगे कल ये इसका हम तुलना कर देंगे जितने भी हमारे 3 तंजीमें हैं पाकिस्तान से चलता हुआ, जो कि हमारे यहाँ पूरा जिहाद चला रखा है. तो हम देखिए, आपकी डिबेट में यदि हम लोग करें, अच्छी बातें हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं. मेरा ये मानना है, ये प्रोस्पेक्टिव नहीं है. 21वीं सदी का ये जियो पॉलिटिकल नहीं है. जियो स्ट्रैटेजिक शिफ्टिंग हो रहा है, हर एक सदी में होता है. यदि हम इस चीज को नहीं पढ़ पाते हैं, ट्रांस अटलांटिक से मेडिटेरियन, इंडो पैसिफिक, यदि आप कोरिया की बात करना शुरू करेंगी, वहां शिफ्ट होगा ये. तो यदि हम इसको ये कह दें कि नहीं ये छोटी छोटी तंजीमें हैं, जिंदा रहेगा, मर जाएगा, कभी खत्म ही, तब तो हो गई. हम फिर वो मानेंगे ही नहीं कि हिजबुल मुजाहिदीन लश्कर तो भाई जिंदा ही रहेगा. ठीक है, वो जिंदा रहेगा. पॉइंट टेकन सिन्हा साहब, और हम उसको मान लें.